Okay. So, hello everyone. Welcome to 15th lecture of Design of RCC. And I think in the last class we had discussed the theory portion of design of column. And in today's session, I am going to discuss some important questions based on analysis and design. So, let us see the first question. This question is very interesting and very conceptual. So, read the question very carefully and try to solve. एक कॉलम ऑफ साइज 450 इंटू 600 mm, इसका साइज क्या है 450 mm एंड 600 mm, हैज अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3 मीटर, अनसपोर्टेड लेंथ कितना दिया 3 मीटर, एंड इज ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड वे इन बोथ डायरेक्शन, ब्रेस्ड अगेंस्ट साइड वे इन बोथ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इन mm विथ रिस्पेक्ट टू मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल एक्सिस. 2015 का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है. 2 मार्क्स में क्वेश्चन है जो ये पूछा गया था 2015 में गेट में सिविल इंजीनियरिंग में. तो सबसे पहले ये जो कॉलम दिया हुआ है वो क्या है 450 इंटू 600 है ना. सो 450 इंटू 600 अगर इसको हम ड्रा करें तो 450 इसका विड्थ है और डेप्थ कितना है 600 है. फोर 450 इंटू 600, ए डायमेंशन हो गया आपका, ये हो गया आपका 450, केयरफुली इसको समझना है, और ये हो गया डी 600. सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें मेजर एक्सिस कौन होगा और माइनर एक्सिस कौन होगा, है ना. मेजर एक्सिस कौन होगा और माइनर एक्सिस कौन होगा. तो ए वाला एक्सिस जो होगा ए क्या होगा आपका मेजर एक्सिस होगा, और ए क्या होगा आपका ए जो एक्सिस है क्या होगा माइनर होगा. क्यों? तो माइनर को बाई से डिनोट कर रहे हैं और मेजर को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, देखिए मेजर और माइनर किस बेसिस पे डिसाइड किया गया है ना. अगर बेंड करना कॉलम को डिफिकल्ट है, जिस एक्सिस के लॉन्ग बेंड करना डिफिकल्ट है उसको हम मेजर एक्सिस बोलेंगे. ठीक है, जैसे देखिए यही आपका कॉलम है, ये क्या है कॉलम है ना. तो इसका एक डायमेंशन क्या है, ए वाला सपोज कीजिए कि आपका 600 है और ए वाला है जो आपका 400 है. ये 400 है और ये 600 है. इस कॉलम को यदि हम बेंड करने की कोशिश करें तो देखिए एक तो इस तरह से बेंड होगा है ना, एक इस तरह से बेंड होगा, यानी बाई के अबाउट बेंड करना इजिली बेंड हो जाएगा. बाई के अबाउट क्या होगा इजिली बेंड होगा. लेकिन यदि एक्स के अबाउट बेंड करें, इस तरह से बेंड करें, एक्स के अबाउट यदि बेंड करें तो एक्स के अबाउट क्या है बेंड करना इसको डिफिकल्ट है. एक्स के अबाउट बेंड करना इसका डिफिकल्ट है. तो एक्स हमारा क्या हो गया मेजर एक्सिस हो गया, एक्स हमारा क्या हो गया मेजर एक्सिस हो गया, और वाई क्या हो गया माइनर एक्सिस हो गया है ना, माइनर एक्सिस हो गया. ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना पहले पड़ेगा. क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेजर कौन कौन है और माइनर कौन है ना. उसी बेसिस पे आप डायमेंशन का वैल्यू पुट करेंगे है ना. क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको क्या निकालना है मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालना है ना. तो सबसे पहले हम ई मिनिमम निकालते हैं. सॉल्यूशन यदि देखा जाए ई मिनिमम किस डायरेक्शन में, सबसे पहले आप एक्सेस में निकालिए, एक्सेस आपका क्या है मेजर है, एक्सेस क्या है आपका मेजर है ना. तो एक्सेस में निकालेंगे तो क्या होगा एल वाई, फॉर्मूला तो ही रहेगा एल वाई 500 प्लस डी वाई 50, एल वाई 500 प्लस डी वाई 50, एल वाई 500 प्लस डी वाई 30, सॉरी डी वाई 30, और 20 mm और 20 mm. ये दोनों में जो क्या होगा, ये दोनों जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर होगा, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही आपका आंसर होगा है ना. सो ई मिनिमम एक्स यदि हम निकाले तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ एल वाई 500, एल कितना है 3 मीटर, 3 मीटर का मतलब कितना हो गया 3000 mm हो गया, डिवाइडेड बटा 500 प्लस डी कितना है, देखिए एक्सेस के अबाउट लेंगे, एक्सेस के अबाउट
तो एक्सेस कौन सा डायमेंशन को कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, एक्सेस इस डायमेंशन को कट कर रहा है, इसको डी को कट कर रहा है, तो कितना होगा 600 डिवाइड बटा 30 30 और 20 mm, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम आंसर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ, जब फर्स्ट वाला को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और नीचे कितना है 20 mm, है ना। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये तो 26 हो गया, और ये तो कितना हो गया 20 हो गया। अब बताइए दोनों में मैक्सिमम क्या है, दोनों में मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 26 है, दोनों में मैक्सिमम क्या हो गया 26 हो गया। तो मेजर एक्सिस के बाद 26 होगा, तो मेजर एक्सिस के बाद जब 26 है तो दो ऑप्शन तो आप बिजली काट सकते हैं, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, है कि नहीं, ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही कट गया। अब निकालिए माइनर एक्सिस के बाद, किसके बाद निकालिए, माइनर एक्सिस के बाद। सो ई मिनिमम माइनर एक्सिस के बाद मतलब वाई वाई के बाद, तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एल वाई 500 प्लस डी बाई 30, लेकिन इस केस में डी के जगह पे क्या लेंगे, बी लेंगे, इस केस में डी के जगह पे क्या लेंगे, बी लेंगे। सो बी बाई 30, बी बाई 30, चूंकि हमें दोनों एक्सिस के बाद निकालना है, हमें क्या निकालना है, मेजर और माइनर दोनों के बाद निकालना है, हमें मेजर और माइनर दोनों के बाद निकालना। अगर किसी एक के बाद निकालना होता तो हम मेजर एक्सिस के बाद निकालते, है ना। सो बी बाई 30 और 20 mm और 20 mm, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एल बाई 500, एल कितना है 3000 डिवाइडेड बटा 500 प्लस बी कितना है 450 डिवाइडेड बटा 30 और ये एक कितना है 20, है ना। दिस इम्प्लाई मैक्सिमम ऑफ, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आपका आ जाएगा 15, नीचे तो कितना रहेगा, ये 20 ही रहेगा, यानी इसको फाइनली हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 6 प्लस 15 कितना 21 और 20, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा तो ये कितना हो जाएगा 21 mm, है ना। सो माइनर के वाट आपका हुआ 21 mm और मेजर के राउंड हुआ आपका 26 mm, तो आंसर क्या होगा बताइए, 26 एंड 21, तो आंसर क्या हो गया आपका बी, है ना, 26 एंड 21, तो ये आपका हो गया फाइनल आपका आंसर, है ना, फाइनल आपका आंसर हो गया 26 एंड 21। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जो कि आपका कंपटीशन में ही पूछ सकता है इस टाइप का, है ना, नॉर्मल एग्जाम में आपका नहीं पूछेगा, है ना, नॉर्मल एग्जाम में सिर्फ आपका ई का वैल्यू पूछ देगा सिंपली। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शॉर्ट कॉलम ऑफ 300 इंटू 300 mm, मेन बार 425 Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, फाइंड द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, निगलेक्ट एरिया ऑफ स्टील। क्या निगलेक्ट करना है, एरिया ऑफ स्टील को आपको निगलेक्ट करना है, एरिया ऑफ स्टील को आपको निगलेक्ट करना है। कॉलम का डायमेंशन क्या है आपका, जो कॉलम का डायमेंशन है वो 300 इंटू 300 इंटू 300 है, और इसमें क्या है 4 है जो रेनफोर्समेंट है, 1 2 3 4, 4 इसमें रेनफोर्समेंट है ना। इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना 20 mm। आपको पता है कि फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, फाई रिप्रेजेंट करता है डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वार को, डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वार को, है ना। आगे देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20 है ना। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है, क्या निकालना है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि निगलेक्ट द एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील को निगलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन डेटा। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है वो डेटा आपको लिखना पड़ेगा। तो कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है कितना 300 इंटू
300। उसके बाद आपको एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ ASC, क्या दिया हुआ है? ASC दिया हुआ है। ASC कितना दिया हुआ है? 4 × 5/4 × 20 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1256.64 mm स्क्वायर, 64 mm स्क्वायर। ये आपका ASC आ गया, ये आपका ASC आ गया, ठीक है। अगर ग्रॉस एरिया हम निकालें, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम यदि निकालें तो कितना आएगा? 300 × 300 आएगा, 300 आएगा mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर हम एरिया ऑफ कंक्रीट निकालें तो क्या होगा? AG माइनस ASC होगा, AG माइनस ASC होगा, है कि नहीं? अगर एरिया ऑफ कंक्रीट हम निकालें तो क्या होगा? जो ग्रॉस एरिया है उसमें से एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में लिखा है कि निगलेक्ट द एरिया ऑफ स्टील, निगलेक्ट द एरिया ऑफ स्टील, मतलब इसको क्या पुट करने बोल रहा है? 0 पुट करने बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ कंक्रीट है जो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? AG हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा है? कभी कभी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसा आपको क्वेश्चन में एज्यूम करने बोलता है। क्योंकि देखिए ना, AG कितना है? 300 × 300 और ASC कितना है? 1256। तो AG की तुलना में ASC क्या है? काफी कम है। AG क्या है? मतलब ASC क्या है? AG की तुलना में काफी कम है, इसीलिए ASC को निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये तभी निगलेक्ट करें जब क्वेश्चन बोलेगा। यदि क्वेश्चन नहीं कुछ बोलता है तो आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे? अब आप फार्मूला लिखिए PU का, आपको याद है लोड कैरिंग कैपेसिटी का, है ना। और यहाँ पर और सुनिए, अगर कुछ नहीं बोला है तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस है, कुछ नहीं बोला है तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस है ना। यानी PU बराबर क्या लिखेंगे? 0.40 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY इंटू ASC। अब क्या करेंगे? सारा वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सारा डेटा को इसमें पुट कीजिए। 0.4 इंटू FCK कितना है? 20 है, इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट AG के बराबर है, तो कितना पुट करें? 300 इंटू 300, ठीक है, प्लस 0.67 इंटू FY कितना है? 415 है, इंटू ASC कितना है? 1256 है, 56.64 है, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ 1069.407 किलो न्यूटन। तो आंसर कौन सा होगा बताइए? सो आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका होगा डी, आंसर होगा डी। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 1069 किलो न्यूटन, और यही आपका करेक्ट आंसर है, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो जैसे क्वेश्चन आपको बोलता है वैसे आपको क्या करना है? बढ़ता जाना है, आगे आपको बढ़ता जाना है, ठीक है। कुछ नहीं था। यदि आपको फॉर्मूला याद है लोड कैरिंग कैपेसिटी का, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, ये फॉर्मूला यदि याद है लोड कैरिंग कैपेसिटी का, तो आप इजीली है जो क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना, इजीली है जो क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एक क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप थोड़ा सही ढंग से करेंगे, इसको आप सही ढंग से करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है आपका गेट में पूछा हुआ है ना। कह रहा है एक कॉलम ऑफ साइज 350 इंटू 350, कॉलम का साइज कितना है? 350 इंटू 350, है ना। 350 इंटू 350 का एक कॉलम है,
ठीक है, यही हो गया आपका 350 और ये डायमेंशन हो गया आपका 350। एकदम केयरफुली सुनना है, 315 to 350, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, एरिया ऑफ स्टील आर 425 हाई एंड 416 हाई। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बार इसमें 8 है। टोटल नंबर ऑफ बार कितना, 8 है। इसमें 4 25 mm का है और 4 है जो 16 mm का है, ठीक है। तो 4 25 mm का है, ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रॉन्गर स्टील होगा, जो स्ट्रॉन्गर डाया होगा वो क्या होगा, कॉर्नर पे होगा। कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा। तो ये सब हो गया 4। अब ये क्या हो गया आपका 425 हाई हो गया, है ना। 4 अभी और है, 2 तरह के इसमें लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है, 2 तरह का इसमें लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट है। एक यहाँ पे और दिया है, यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पर दिया होगा और एक यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। ये कितना है, ये सब है आपका 16 mm का। कितना है, 16 mm का, ठीक है। तो 2 तरह का एनफोर्समेंट यूज किया गया है, एक 25 mm का, एक 16 mm का। अब सुनिएगा ध्यान से क्या पूछता है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको सुनना है। कहता है देन द लैटरल टाई शुड बी, लैटरल टाई के बारे में पूछ रहा है ना, लैटरल टाई के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि लैटरल टाई का स्पेसिंग पूछ रहा है और लैटरल टाई का साइज पूछ रहा है। लैटरल टाई का साइज पूछ रहा है ना, लैटरल टाई का क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले एक बात बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, इसमें कौन सा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। अगर आप सही से लास्ट क्लास अटेम्प्ट किए होंगे तो मैं बोला था कि साइज ऑफ द लैटरल टाई जो होता है, साइज ऑफ द जो लैटरल टाई होता है नंबर 1 में, साइज ऑफ द लैटरल टाइज, साइज ऑफ द लैटरल टाइज मतलब ये जो रिंग की बात कर रहा है, ये रिंग की बात कर रहा है। तो साइज ऑफ द लैटरल टाइज जो होता है वो होता है मैक्सिमम ऑफ 1/4 ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ मेन बार, लार्जर डाया ऑफ मेन बार और 6 mm और 6 mm, ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 mm से कम तो हो ही नहीं सकता, साइज ऑफ द लैटरल टाई 6 mm से कम तो हो ही नहीं सकता। तो ए ऑप्शन तो आप आंख मूंद के ऐसे ही काट सकते हैं, पहला ऑप्शन को आप ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि ये 5 mm है, 6 mm से कभी कम हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको आप काट दीजिए, इजीली आप इसको काट दीजिए, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1/4 लार्जर डायमीटर ऑफ मेन बार। 2 तरह का मेन बार यूज किया गया है, एक का डायमीटर 25 mm है और दूसरा का 16 mm है। तो लार्जर कौन सा हुआ छोटू लोग, लार्जर इसमें कौन सा हुआ, 25 mm। आप बोलेंगे सर 25 mm, तो 25 mm हो गया, है ना, और 6 mm और 6 mm, 6 mm, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ 6.25 हो जाएगा ये, और ये 6 mm हो जाएगा, है ना। अब आप बोलेंगे ये दोनों में लार्जर कौन सा हुआ, 6.25 हुआ, 6.25 हुआ, है ना। सो 6.25 से कम तो कभी नहीं हो सकता, 6.25 से कम नहीं हो सकता। और आपको पता है कि मार्केट में जो रेनफोर्समेंट अवेलेबल है वो इवन डाया में अवेलेबल होता है, मतलब 6 का अवेलेबल है, 8 का अवेलेबल है, 10 का है, 12 का है, 16 का है, इस तरह से मतलब अवेलेबल होता है ना, इस तरह से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम, अब इसमें भावनाओं में बह के 6 नहीं ले लेना है, इसमें भावनाओं में बह के कभी भी 6 नहीं ले लेना है, क्योंकि ये दोनों में मैक्सिमम क्या है, 6.25 है, जबकि 6.25 का होता नहीं, तो क्या लेंगे, उसको ज्यादा वाला लेंगे। 6 कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6.25 से कम हो ही नहीं सकता, 6.25 से कम नहीं हो सकता इसके अकॉर्डिंग, तो 6 का तो ले नहीं सकते हैं। तो ए ऑप्शन भी कट गया, ये भी आपका कट गया, है ना, ये भी गया, है ना। तो कौन सा लेंगे, 6 से ज्यादा वाला कौन सा है, 8 mm है। तो या तो आंसर 3 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा किस पे अब किस पे डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा आपको स्पेसिंग पे, किस पे डिपेंड करेगा, स्पेसिंग पे, है ना।
तो स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको आप निकालिए, स्पेसिंग निकालिए। अगर स्पेसिंग निकालें, स्पेसिंग को मैं बोला था कि पिच के नाम से भी जाना जाता है, पिच के भी नाम से जाना जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है छोटे लोग? ये होता है मिनिमम ऑफ 16, पहला मैं बोला था लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। उसके बाद 2 नंबर में बोला था 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन मिनिमम। और थर्ड बताया था 300 mm। ये तीनों में जो मिनिमम होगा वो आंसर होगा। सो क्या हो गया? मिनिमम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो दोनों 350 है ना, तो क्या होगा? 350 होगा। सेकेंड में क्या बोलता है? 16 इंटू मिनिमम बोल रहा है 5 मेन मिनिमम, जो मेन डाया है उसमें मिनिमम, जो मेन रेनफोर्समेंट है उसमें मिनिमम डाया किसका है? तो इस बार कौन सा लेंगे? 16 mm वाला लेंगे। इस बार कौन सा लेंगे? 16 mm लेंगे, है ना। तो जब पढ़ा रहा होगा उस समय तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, है ना, बट इजी नहीं है। इजी है तब है जब आपको याद है ना। और 300 mm, और 300 mm। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो मिनिमम ऑफ, फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो 350 आया, सेकंड कितना आया छोटे लोग? 16 इंटू 16 256, और थर्ड क्या हुआ? 300। तो ये तीनों में मिनिमम क्या हुआ? ये तीनों में मिनिमम कितना हुआ? आप बोलेंगे 256 mm, 256 mm, ठीक है। तो 256 मिनिमम हो गया, है ना, बट 256 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले लेंगे? 250 mm ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 250 mm ले लेंगे। तो अगर आप आंसर बता सकते हैं तो कौन सा होगा बताइए? 250 mm आपका स्पेसिंग हो गया और 8 mm आपका डायमीटर हो गया। तो आंसर कौन सा आ रहा है? आंसर आ रहा है सी फॉर कोलकाता। कोलकाता इज द राइट आंसर, सी फॉर कोलकाता। तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपका बहुत सा कंसेप्ट है जो यूज हो जाता है ना, बहुत सा कंसेप्ट आपका यूज होता है। नाउ अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? थोड़ा है जो हम लोग थ्योरी पोर्शन डील करेंगे, उसके बाद है जो फिर है जो हम लोग न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल है जो डील करेंगे। सो देखिए, कहता है लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम विथ कंसेंट्रिक लोडिंग। यही मेन पॉइंट है, विथ कंसेंट्रिक लोडिंग। कंसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या हुआ छोटे लोग? E इजकल टू 0, इसेंट्रिसिटी क्या होगा? 0 होगा। विथ कंसेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या हुआ? इसेंट्रिसिटी 0 होगा। मतलब सपोज कीजिए ये यदि कॉलम है तो लोड जो जा रहा होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जा रहा होगा। कहाँ जा रहा होगा? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रहा होगा, सीजी से पास कर रहा होगा, तभी तो हो सकता है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ क्या था? मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस था। वहाँ पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस था और वहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हम लोग निकालते थे वो निकालते थे PU बराबर 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY इंटू ASC, है ना। ये फार्मूला तब वैलिड था जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस था, जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस था। लेकिन यदि कॉलम है जो कंसेंट्रिक होगा, कंसेंट्रिक मतलब इसेंट्रिसिटी 0 होगा, उस केस में फार्मूला क्या होगा? उस केस में फार्मूला क्या होगा बताइए? सो उस केस में जो फार्मूला होगा वो मैं लिखने जा रहा हूं। इस केस में आपका जो फार्मूला होगा PU बराबर 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.75 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इंटू ASC। ASC क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन,
है ना, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो ये आपका इस केस के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया इस केस के लिए। तो कौन फार्मूला कहाँ पे लगेगा ये आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपका E इक्वल टू 0 है, कंसेंट्रिक का केस है, मतलब इसेंट्रिसिटी क्या है, 0 है, इसेंट्रिसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर और भी कोई केस है जिसमें ये फार्मूला अप्लीकेबल है, तो उसके लिए एक प्यारा सा नोट लिखा हूं मैं, और भी कोई केस है ना। तो फर्स्ट केस तो रहा कि वेन E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0 होगा तब ये यूज करेंगे, है ना। सेकेंड नोट में मैं लिख रखा हूं, द अबव फार्मूला इज आल्सो यूज्ड व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू combined axial load and biaxial bending, combined axial load and biaxial bending with E greater than 0, with E combined axial load and biaxial bending होगा, साथ ही साथ E क्या होगा, greater than 0.05D, 05D का केस होगा, तब भी हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब दो केस में यूज कर सकते हैं, E इक्वल टू 0 के केस में और E ग्रेटर देन 0.05D, यानी कंबाइंड एक्सियल लोड एंड बाई एक्सियल बेंडिंग होगा, बाई एक्सियल बेंडिंग का केस होगा, उस केस में भी हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, है ना, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो जब क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस है, कंसेंट्रिक का केस है, या बाई एक्सियल बेंडिंग का केस है। फर्स्ट केस जब पढ़ा था 0.4 FCK है ना, प्लस 0.61 F/AC, उस केस में हमारा क्या था, आपको याद अगर हो तो ये लेस देन 0.05D था। आप जाके रिवाइज कीजिए, एक केस था, है ना, उस समय। और साथ ही साथ है जो L/500 प्लस D/30 वाला केस था, मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी का केस था, उस केस में फार्मूला था 0.40 F/AC प्लस 0.67 F/AC, है ना। लेकिन अब क्या है, अब केस है हमारा E इक्वल टू 0 का और E ग्रेटर देन 0.05D का, है ना, 0.05D का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना। अब देखिए एक बात बताइए, इस केस में लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा कि घटा, पहले हम लोग पढ़े थे मिनिमम इसेंट्रिसिटी के केस में PU बराबर 0.40 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 F/, इंटू AC। इसको ध्यान से इक्वेशन को देखिएगा तो आंसर बता देगा आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे है 0.45, यहाँ पे है 0.45, यहाँ पे है 0.40, यहाँ पे 0.75, यहाँ पे 0.67। तो क्या देख रहे हैं, ए वाला केस में क्या है, लोड ज्यादा कैरी करेगा, इस केस में लोड है जो ज्यादा कैरी करेगा इन कंपेरिजन टू दिस, है ना, है कि नहीं, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन देखिए, ये 0.45 है, ये 0.4 है, ये 0.675 है, ये 0.67 है ना। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अदरवाइज आपको कंफ्यूज करेगा, है ना, ये हमारा काम का नहीं है। नाउ अब आप क्वेश्चन देखिए, है ना, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। कहता है एन RCC शॉर्ट कॉलम विथ लेटरल टाइज, एक कॉलम में क्या है, लेटरल टाइज है, और ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 250 इंटू 300 mm, 250 इंटू 300 mm, है ना, मतलब D हो गया आपका 300 mm और B हो गया आपका 250 mm, ठीक है। रेनफोर्स विथ 416 लॉन्गिट्यूडनल बार, 4 इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बार है, ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर पे प्रोवाइड करेंगे। और ये चारों का जो डायमेंशन है, डाया है कितना है, 16 mm, ठीक है, 5 = 16 mm। अब देखिए, अब जो लाइन लिख रहा है वही उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। नेग्लेक्ट द इसेंट्रिसिटी इफेक्ट, क्या बात है, नेग्लेक्ट द इसेंट्रिसिटी इफेक्ट, नेग्लेक्ट द इसेंट्रिसिटी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ छोटे लोग, E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0। जैसे ही E इक्वल टू 0 माइंड में हमारा आया, क्या करेंगे, क्या पूछा है,
फाइंड द एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस कॉलम, 2018 में पूछा था 2 मार्क्स में, है ना। टेक Fe415 स्टील M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। सो जैसे ही E इक्वल टू 0 आया, आपका माइंड में फट से आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि अरे इस केस में तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो सर पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं 0.45 FCK इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.75 F/, इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए इसमें एरिया ऑफ स्टील को निगलेक्ट करना है कि नहीं करना है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, हम भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए क्या, F/, तो दिया हुआ है आपका 20, F/, दिया हुआ है 415 और FCK दिया हुआ है M20, है ना। एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल लीजिए, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालेंगे तो क्या होगा, ग्रॉस एरिया में से हमको ASC माइनस करना पड़ेगा। ग्रॉस एरिया कितना है छोटे लोग, 250 इंटू 300, ये आपका ग्रॉस एरिया है। इसमें से एरिया ऑफ स्टील माइनस कर दीजिए, कितना है, 4 है टोटल, तो 4 इंटू 5/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर, है ना। फर्स्ट वाला को जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75,000, माइनस सेकेंड वाला को सोल्व करेंगे तो 804.25 आ रहा है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 74,195.75 mm²। एरिया ऑफ कंक्रीट निकल गया, एरिया ऑफ कंक्रीट है जो निकल गया, एरिया ऑफ स्टील भी आपका ये रहा, है ना। सो अब फार्मूला आप इजीली है जो यूज कर सकते हैं, यूज कीजिए, 0.45 इंटू FCK 20 इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट आपका ये रहा 74,195.75 इंटू प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 0.75 इंटू F/, कितना 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना 804.25, 804.25। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 918.084 किलो न्यूटन, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर था, 918 किलो न्यूटन लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेन डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन को समझने में मेन डिफरेंस है। क्वेश्चन को जब तक आप सही से नहीं पढ़ेंगे, क्या डेटा दिया हुआ है, क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, तब आप आंसर सही है जो निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब है ये आपका जो क्वेश्चन है, हर बार है जो SBT में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछता है ना। तो अब मैं डिजाइन का क्वेश्चन है जो आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो इसको सही से आपको समझना है, सही से क्या करना है, आपको समझना है। अब देखिए, कहता है डिजाइन ए सर्कुलर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन, है ना, कितना 1500 किलो न्यूटन है, कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन, टेक Fe415 स्टील एंड M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, एज्यूम अदर्स डाटा इफ रिक्वायर्ड। यदि और भी कोई डाटा की जरूरत है तो अपना मन से आप एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आंसर शीट में आपको लिखना होगा, आंसर शीट में आपको लिखना होगा। कैसा कॉलम है, सर्कुलर कॉलम, कैसा कॉलम है, सर्कुलर कॉलम। सबसे पहली बात कि डिजाइन का मतलब क्या होता है, डिजाइन का मतलब क्या होता है बताइए। डिजाइन का मतलब होता है कि रेनफोर्समेंट का वैल्यू निकालना, रेनफोर्समेंट का वैल्यू निकालना, ठीक है। जैसे कि इसमें आप क्या निकालेंगे बताइए, साइज ऑफ लेटरल टाइज निकालेंगे, है ना, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज निकालेंगे, साइज ऑफ मेन रेनफोर्समेंट निकालेंगे, स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट निकालेंगे, यही सब काम करेंगे, यही सब आप काम है जो करेंगे, है ना।
साइज ऑफ लेटरल टाइज क्या होगा, स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज क्या होगा, कितना नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट होगा, उस मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या होगा, है ना। ये सब आप जो डिजाइन में करते हैं, ठीक है, ये सब आपको डिजाइन में करते हैं, ठीक है। तो पहले आपका जो दिया हुआ डेटा है उसको आप लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो आपको लोड दिया है 1500 किलो न्यूटन, ये वर्किंग लोड है या फिर अल्टीमेट लोड है, ये बताइए, है ना। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब जो दिया हुआ लोड है वो वर्किंग लोड है। जबकि हम डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट में किसके लिए, फैक्टर लोड के लिए या अल्टीमेट लोड के लिए। कोई फैक्टर लोड बोले या अल्टीमेट लोड बोले, बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो जो दिया हुआ लोड है आपका क्या है, ये वर्किंग लोड है। ये कौन सा लोड है, वर्किंग लोड है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर लोड निकालना है ना। अगर हम गिवन डेटा की बात करते हैं, गिवन डेटा की बात करते हैं, तो गिवन डेटा की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वर्किंग लोड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, वर्किंग लोड दिया हुआ। वर्किंग लोड दिया हुआ कितना, 1500 किलो न्यूटन। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर लोड। आप फैक्टर लोड निकालेंगे और अल्टीमेट लोड, फैक्टर लोड बोले या अल्टीमेट लोड बोले, बोथ आर सेम थिंग। क्योंकि हम डिजाइन जो करेंगे वो फैक्टर लोड के लिए करेंगे, है ना। सो फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ 1500, है ना। आपको पता है फैक्टर लोड, फैक्टर सेफ्टी कितना होता है लोड के लिए, 1.5 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2250 किलो न्यूटन। यानी जो कॉलम का आप डिजाइन करने जा रहे हैं उसको कितना लोडिंग के लिए करेंगे, 2250 किलो न्यूटन के लिए आप उसको डिजाइन करेंगे, है ना। 2250 किलो न्यूटन के लिए आप उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बताइए, Fy दिया हुआ, Fy दिया हुआ है कितना, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fck दिया हुआ कितना, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, Fck दिया हुआ, ठीक है। Fck दिया हुआ है ना, कितना, Fck दिया हुआ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनर है जो करेक्शन करेंगे, यहाँ पे ये आपका 20 नहीं है, क्वेश्चन में ही एक्चुअली 25 है, क्वेश्चन में यहाँ पे कितना है, m 25 है, ठीक है, ये 25 है। सो Fck कितना होगा, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कुछ परसेंटेज ऑफ स्टील आपको एज्यूम करना होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ स्टील आपको एज्यूम करना होगा, है ना। सो लेट अस एज्यूम 1%, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना होगा, 0.8%, और मैक्सिमम कितना होता है, 4% या 6%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम 1% स्टील ऑफ ग्रॉस एरिया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ASC आपने एज्यूम किया है वो एज्यूम किया है कितना, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया, 1% ऑफ AG। इसका मतलब क्या हुआ, AG बाई 100, AG बाई 100 है कि नहीं। तो ASC का वैल्यू कितना हो गया, AG बाई 100 हो गया, AG बाई 100 हो गया। तो एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि हमें लोड का वैल्यू पता है और हम क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, है ना, फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे बताए, कुछ नहीं बोला है तो हम कॉलम को मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करेंगे, इसके लिए करेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करेंगे। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, 0.40 F बाई Fck इंटू AC प्लस 0.67 F बाई इंटू ASC, है ना। तो सबका हम जुगाड़ कर रहे हैं, ASC का वैल्यू, एरिया ऑफ कंक्रीट का वैल्यू हम पहले निकाल रहे हैं, है ना। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा,
ए जी माइनस एस सी, ए जी माइनस एस है ना, ए जी माइनस एस। सो ए जी माइनस ए सी कितना है, ए जी बाई 100, ए जी बाई 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 99 बाई 100 ए जी हो जाएगा, 99 बाई 100 ए जी हो जाएगा, मतलब 0.99 इंटू ए जी हो जाएगा क्या, ए सी का वैल्यू, ए सी का वैल्यू। ठीक है, अब आपको फार्मूला लगाना होगा, अब आपको फार्मूला लगाना होगा। सो आप फार्मूला यूज कीजिए, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, नाउ पी यू इजकल टू 0.40 एफ सी के एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 एफ बाई इंटू एस। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। पी यू का वैल्यू कितना है 2250 है, बट ध्यान से 1 किलो न्यूटन में है, राइट साइड वाला आपको सब न्यूटन में आएगा, ये सब जो वैल्यू है ये सब किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। तो आपका ये फर्ज बनता है कि इसको भी आप न्यूटन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10³ से गुना कर दीजिए, 0.40 इंटू एफ सी के कितना है 25 इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.99 इंटू ए जी, 0.99 इंटू ए जी, ए जी है ना, प्लस 0.67 इंटू एफ बाई कितना है 415, एफ बाई कितना है 415 इंटू ए सी, ए सी कितना है छोटे लोग, ये देखिए ए जी बाई 100, ए जी बाई 100 मतलब क्या, ए जी बाई 100 का मतलब कितना 0.01 ए जी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 0.01 ए जी। इसमें अननोन क्या है बताइए, इस इक्वेशन में अननोन सिर्फ और सिर्फ आपका ए जी है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन आपका में अननोन आपका ए जी है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो ए जी का वैल्यू आ रहा है वो मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ। ए जी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है ए जी का वैल्यू आ रहा है आपका 177,437 177, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा 437.79 mm²। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 177,438 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, ए जी का वैल्यू पता चल गया, क्या पता चल गया, ए जी का वैल्यू पता चल गया, ग्रॉस एरिया आपका पता चल गया। ठीक है, अब क्या करें छोटे लोग, अब आप है जो आपका कॉलम है, ये जो आपका कॉलम है ना, यही आपका सर्कुलर कॉलम है ना, यही आपका सर्कुलर कॉलम है। इसका कुछ डायमीटर आप एज्यूम कर लीजिए, कुछ जो भी डायमीटर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो एज्यूम कर लीजिए। आपको ग्रॉस एरिया है जो पता चल गया है, इतना ग्रॉस एरिया क्या आपका रिक्वायर्ड है, ये ग्रॉस एरिया आपका क्या है रिक्वायर्ड है, ये आपका रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया है, रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया। ठीक है, आप प्रोवाइड कितना करेंगे आप पे डिपेंड करता है, बट इतना तो चाहिए ही चाहिए, इतना ग्रॉस एरिया चाहिए आपको 1500 किलो न्यूटन को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे, नाउ एज्यूम जो कैपिटल डी है क्या है आपका डाया ऑफ कॉलम है, डाया ऑफ कॉलम है। ठीक है, जब डाया ऑफ कॉलम है तो इसका ग्रॉस एरिया आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा ग्रॉस एरिया बताइए तो क्या होगा, ग्रॉस एरिया क्या होगा बताइए तो 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ये तो ग्रॉस एरिया होता है। अरे सर्किल का एरिया क्या होता है 5/4 इंटू डी स्क्वायर। सो ग्रॉस एरिया आपका ये हो गया, और ग्रॉस एरिया आप निकाले कितना है 177,438 177,438। सो यहाँ से डी निकाल सकते हैं, सिर्फ इसमें डी अननोन है। यहाँ से जब डी कैलकुलेट करेंगे तो डी का वैल्यू आ रहा है वो 476 आ रहा है, 76 हमारा है ना। सो लेट अस प्रोवाइड
लेट अस प्रोवाइड डी इक्वल टू, थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए, 500 mm। कितना ले लिए? 500 mm है जो ले लिए। कितना ले लिए? 500 mm ले लिए, है ना। जब डी का वैल्यू 500 ले लिए, डी का वैल्यू आपका जब 500 ले लिए, तो आप प्रोवाइडेड एरिया निकाल सकते हैं। प्रोवाइडेड एरिया आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना। प्रोवाइडेड एरिया आप है जो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। प्रोवाइडेड एरिया आप निकाल सकते हैं यहाँ से। सो प्रोवाइडेड एजी कितना हो जाएगा? 5/4 इंटू डी स्क्वायर। सो 5/4 इंटू 500 का होल स्क्वायर, 500 का होल स्क्वायर, 5/4 इंटू 500 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? प्रोवाइडेड एजी हो गया। प्रोवाइडेड, इसका वैल्यू कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा, देखिए 5/4.785 होता है इंटू 500 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है 196। ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 196,250 mm स्क्वायर, है ना। तो ग्रॉस एरिया जब आ गया तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, ASC। ASC कितना था? 1% ऑफ AG। 1% ऑफ AG मीन्स व्हाट? AG/100, AG/100। सो AG का वैल्यू कितना आ गया? 196,250 डिवाइडेड बटा 100। आई थिंक यू विल बी गेटिंग 196,250 mm स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? ASC आ गया, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि कितना डाया का रेनफोर्समेंट है जो यूज करना चाहते हैं, कितना डाया का रेनफोर्समेंट है जो आपको यूज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि जो आप रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर है 16 mm। उसका डायमीटर कितना है? 16 mm है। सो लेट अस एज्यूम डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इज 16 mm, यानी फाई का वैल्यू कितना हो गया? 16 mm, ठीक है। सो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वार बोले या रेनफोर्समेंट बोले, नंबर ऑफ बार क्या होगा? टोटल ASC में आप क्या करेंगे? एक रेनफोर्समेंट से भागा दे दीजिए, 5/4 इंटू 5 स्क्वायर। ये आपका जनरल फार्मूला भी हो गया नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने का। सो ASC कितना हो गया? ASC हो गया आपका 1962.50 डिवाइडेड बटा 5/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। इसको जब आप निकालेंगे सो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 9.76। बट नंबर ऑफ बार नेवर विन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ बार फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये क्या है? ये तो नंबर है ना। तो कितना हो सकता है? 9.76 को आप क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। इसको कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ जो मेन बार है वो कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। अब देखिए, सो फाइनली हम लिख सकते हैं ASC का वैल्यू, जो ASC प्रोवाइडेड है उसका वैल्यू हो गया कितना? 10 इसका संख्या हो गया और 16 इसका डायमीटर हो गया, 16 इसका डायमीटर हो गया। तो ASC का वैल्यू निकल गया, ASC का वैल्यू निकल गया, है ना। अब इसके बाद क्या निकाल सकते हैं बताइए? इसके बाद आप निकाल सकते हैं लैटरल टाइज का साइज निकाल सकते हैं। ओके, सो ASC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ASC का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन होगा क्या होगा? साइज ऑफ लैटरल टाइज, एंड स्पेसिंग, साइज ऑफ लैटरल टाइज एंड इट्स स्पेसिंग। इसी तरह से आपको क्या करना होगा? स्टेप वाइज करके एग्जाम में भी लिखना होगा, स्टेप वाइज करके आपको एग्जाम में भी आपको लिखना होगा। तो साइज ऑफ लैटरल टाइज का फॉर्मूला क्या होता है? साइज ऑफ लैटरल टाइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइज ऑफ लैटरल टाइज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या? मिनिमम ऑफ
मैक्सिमम ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ 5 मेन लार्जर एंड सेकेंड वन इज 6 mm। सो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 1/4 इंटू 5 मेन। अब देखिए इस केस में क्या है, इस केस में मेन रेनफोर्समेंट है जो सिर्फ 16 mm का है, मतलब एक ही टाइप का है ना, डिफरेंट डायमीटर नहीं है, एक ही mm का है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 16 mm ही आएगा। एंड सेकेंड वन इज 6 mm। तो ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा क्या होगा, 1/4 इंटू 16, ये तो आपको 4 देगा और ये आपको 6 देगा, तो दोनों में मैक्सिमम क्या हुआ, 6 हुआ, 6 mm हो गया। सो साइज ऑफ लेटरल टाइज कितना आ गया, साइज ऑफ लेटरल टाइज आपका आ गया, साइज ऑफ लेटरल टाइज आपका आ गया 6 mm। ये आ गया आपका 6 mm। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, स्पेसिंग निकालना होगा। स्पेसिंग का दूसरा नाम मैंने बताया था कि पिच भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पिच के नाम से भी इसको बोला जाता है। सो पिच बराबर जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ, स्पेसिंग में मिनिमम लेते हैं, स्पेसिंग में क्यों लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, है ना। सो मिनिमम ऑफ, फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट बताया था लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन किसका, कॉलम का, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ऑफ कॉलम। सेकेंड बताया था 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन मिनिमम, 5 मेन मिनिमम। एंड थर्ड बताया था 300 mm, 300 mm है ना, 300 mm, ठीक है। यानी 300 mm से ज़्यादा किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ठीक है। सो मिनिमम ऑफ, फर्स्ट वन इज कितना, लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या है यहाँ पे, सर्कुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, आपका लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा, लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगा। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका कितना है, 500 mm है, डायमीटर कितना है, 500 mm है ना, डायमीटर कितना है, 500 mm। सेकेंड वन इज 16 इंटू 5 मेन मिनिमम, 5 मेन मिनिमम कितना है, 16 है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 256 mm आएगा। एंड थर्ड वन इज 300 mm। तो ए तीनों में मिनिमम क्या आएगा, ए तीनों में मिनिमम आएगा 256 mm। अब काम की बातें सुनिए, अब क्या करना है, देखिए स्पेसिंग में क्या करेंगे, स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा घटा कर लेते हैं, स्पेसिंग में क्या करेंगे, घटा कर लेते हैं। क्योंकि जब स्पेसिंग आप घटा रहे हैं इसका मतलब इनडायरेक्टली आप रेनफोर्समेंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रेनफोर्समेंट का वैल्यू है जो बढ़ा रहे हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। तो जो भी आपको स्पेसिंग आएगा उसको क्या करेंगे, स्पेसिंग को आप थोड़ा सा कम करके कंसिडर कर लेंगे। सो लेट अस प्रोवाइड पिच कितना ले लें, 250 ले लेते हैं, 250 mm है ना। सो ओवरऑल यदि लेटरल टाइज की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसीलिए लेटरल टाइज की यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 mm at the rate of 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपका क्या हो गया, स्पेसिंग हो गया, एक साइज को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, लास्ट स्टेप आपका होगा डायग्राम। लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो कॉलम क्या है, सर्कुलर है, तो इस तरह से आपको सर्कुलर बनाना है। टोटल नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कितना आया था, टोटल नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट जो आया है आपका कितना आया है, 10 आया। ये आपका लेटरल टाइज हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कितना है, 10 आया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है 10। ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। इसको आप चाहें तो डायग्राम में आप इसको लिख भी सकते हैं। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मेन रेनफोर्समेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका आपका नंबर कितना है, 10 है, और डायमीटर कितना है, 16.5 है। और ये आपको टाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाला पोर्शन लेटरल टाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लेटरल टाइज का साइज कितना है, 6 mm है, 6 mm है। सो 6 एट द रेट ऑफ 250 mm सेंटर टू सेंटर। साथ ही साथ ये आपका कॉलम का डायमीटर हो गया ये वाला, तो ये कितना हो गया, कैपिटल डी, जिसका वैल्यू आपका प्रोवाइड किए हैं 500 mm। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो कवर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कवर कितना ले लें, 40 mm ले लें। कवर कितना लें, 40। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपका इंड हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो इंड हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।